हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग अपने 27 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक चोर जो है, ठीक, एक दुकान से 8:15 PM पर कुछ मतलब कि वो जेवर चुराया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर बाइक से भाग गया। ठीक है। और पुलिस को 8:30 PM बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। देखो हम ये बात करें कि देखो 8:15 पे चोर चुराता है। ठीक है। और 8:30 बजे मतलब कि 8:30 बजे पुलिस को क्या होती है, सूचना मिलती है। ठीक है। अब जब वो चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चलता है, मतलब तो यहाँ से यहाँ तक का जो 15 मिनट ही तो मतलब कि चोर भाग चुका होगा, तब पुलिस को पता चलेगा ना। तो इस 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा चोर, जब पुलिस को जानकारी हुई। ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि देखो एक फार्मूला होता है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है चोर पुलिस, ठीक है ना, अगर पुलिस चोर को पकड़ने में जो पुलिस द्वारा तय किया गया जो समय होता है, ठीक है ना, मतलब कि पकड़ने में जो लगा समय होता है, देखो चोर को पकड़ने में जो लगा समय होता है, पकड़ने में, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दें, चोर को जो पकड़ने में समय लगता है, पकड़ने में लगा समय जो होता है वो होता है गैप बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक है। तो देखो पकड़ने में समय, अब वो कह रहा है कि पुलिस को इस चोर को 9 बजे पकड़ना है। ठीक है ना। मतलब समय कितना लग रहा है, आधा घंटा। ठीक है ना। या हम लोग 30 मिनट कह सकते हैं, टाइम को हम लोग घंटे में 30 मिनट को 1/2 घंटे लिख सकते हैं। ठीक। अब गैप इनके बीच का कितना हो गया जाके 15 किलोमीटर, और बटे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो जीप की चाल होगी वो ज़्यादा होगी, उसको मान लिया हमने x, और चोर की चाल को घटा देंगे, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस हमको इतना करना था। ठीक। बस मैंने बताया तो इतना ज़्यादा टाइम लगा जाके। ठीक। तो जो चोर को पकड़ने लगा समय होता है गैप बटे रिलेटिव स्पीड होता है। ठीक। तो इसका जब हम लोग इधर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x - 60, और 15 दूनी 30, 60 इधर आ जाएगा। तो जीप की जो चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई जाके। ठीक। तो जीप की चाल कितनी होनी चाहिए, पुलिस की जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बस वो यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है। तो अगर कभी भी चोर पुलिस के क्वेश्चन में जब पुलिस चोर को ये पूछे कि इसको पकड़ने में कितना समय लगता है, ठीक है, तो फार्मूला होता है गैप बटे रिलेटिव स्पीड। गैप का मतलब होता है चोर और पुलिस के बीच की दूरी। ठीक। अब देखो 8:15 पे चोर को क्या चोरी करता है और 8:30 बजे पुलिस को पता चलता है, तो इस 15 मिनट के गैप में वो 15 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ना चोर की, तो 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। मतलब कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, गैप जो होगा वो 15 किलोमीटर का होगा। ठीक। अब बस ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने मान रख दिया 15, और रिलेटिव स्पीड, जब कोई दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती है तो उनके चालों का अंतर होता है। अब जीप की चाल पूछ रहा है, जीप की चाल हमने x मान ली, क्योंकि जब पुलिस की जीप की चाल होगी वो ज़्यादा होगी ना, तो x में से हम लोग क्या करेंगे, चोर की चाल को घटा देंगे। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई। पकड़ने में लगा समय बोल रहा है कि 8:30 बजे पता चलता है और 9 बजे पकड़ना है, मतलब कि आधा घंटा में चोर को पकड़ना है। ठीक। बस समय दिया था, इधर की हमसे चाल को पूछ रहा था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होता है चोर पुलिस को करने, मतलब कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयत की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाइयां क्रमशः 63 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है। देखो मान लिया कि ये कोई आयत है, ठीक है। अब इसकी एक भुजा कितनी दी है, 63 दी है, और इसका विकर्ण कितना दिया है, 65 दिया है।
मान लो कि हमको क्या निकालना है, ये वाली भुजा निकालनी है, ठीक। तो ये वाली भुजा, तो हम लोग ये भुजा मान लो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे ना, ठीक। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये भुजा कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट, ठीक है। देखो कड़ का विकर्ण मतलब कि जो कड़ का स्क्वायर माइनस ये जो दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो जब हम लोग 65 माइनस 63 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे ना, देखो 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, 65 और 63 जब एक बार हम लोग जोड़ेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ठीक। एक बार दोनों को जब जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा और जब एक बार दोनों घटाएंगे 2, यहाँ 256 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब कि ये भुजा कितनी आ गई जाके, x बराबर 16 आ गया जाके, ठीक। दूसरी भुजा पता चल गई आयत की। अब वो कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है इस आयत के क्षेत्रफल का कितना 1/7 है, ठीक। तो जो मान लिया कि वर्ग की भुजा कितनी है, a है, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 63, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब इसी का 1/7 है वर्ग का क्षेत्रफल, बटे 7, 7 9 63, 16 9 144 और ए बराबर फिर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब कि भुजा कितनी आ गई जाके, ये हमारी वर्ग की भुजा आ गई जाके। वो ये कह रहा था कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का 1/7 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक, और बटे 7, 7 9 63, 16 9 144, तो भुजा वर्ग की कितनी आ गई 12। अब वो कह रहा है कि इसका परिमाप बताना है, मतलब 4a बराबर 12 चौको 48, ठीक। तो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आप कभी ये मत सोचा कीजिए कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाने को ना वो कीजिए, ठीक है। एक बार प्लस प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो बस, ठीक है। तो ऐसे आसानी से आगे जाके दूसरी भुजा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट 0.0000064 का इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि मान कितना होगा, ठीक। तो इसका मान पूछ रहा है, तो देखो 8 का वर्ग 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अब 6 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक बाद बाहर दशमलव लगता रहेगा, 0.008 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखो कभी भी आपसे ये कह दे कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत, ठीक। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि n विषम मतलब कि प्रथम, ठीक है ना, ये कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो हमेशा n ही होता है, ठीक। तो वो कह रहा है कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 ही आ जाएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बस तैयार रखने हैं जाके। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये सारे क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि 2p = 3q बराबर 4r = 5s, ठीक है। तो वो कह रहा है कि p रेशियो q रेशियो r रेशियो s का मान बताना है, ठीक। तो देखो इनका जो रेशियो होगा जाके क्या होगा जाके, देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो p q r s के जो गुणांक होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 3 4 5 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमको p का मान निकालना है तो इसी एलसीएम को p के गुणांक से भाग कर देंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब q का मान निकालना है तो इसी एलसीएम को q के गुणांक से भाग कर देंगे तो 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कभी भी अगर ऐसे आ जाए तो आप हमेशा क्या करो कि जो इनके ये गुणांक होते हैं जाके, ठीक है,
इनके जो गुणांक होते हैं, ठीक, आप इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना आ गया 60, ठीक। अब इसी एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, इनके गुणांक से भाग करते जाओ, जिसके गुणांक से भाग करोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी जाके, ठीक है। अब आर का गुणांक क्या रहा है, तो इसका 15 चौको 60, 15 आ जाएगा। एस का गुणांक 5 है, 12 पंचे 60, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर और एस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो यहाँ पे देखो, जैसे चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें एक ही डायरेक्शन चलते तो उनकी रिलेटिव स्पीड हम लोग घटा देते थे, ठीक। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करें, मान लो S1 चाल से चल रहा है और ये S2 चाल से, ठीक, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल आती है वो क्या होती है, चालों का योग होती है, S1 प्लस का S2 होती है, ठीक। तो एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक, और दूसरी कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो उनकी जो औसत चाल हो जाएगी वो सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब करें 4 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर होंगी, ठीक। तो 130 किलोमीटर चाल से वो 4 घंटे में 13 चौको 52, 520 किलोमीटर दूरी पर होंगे जाके, ठीक है ना। तो बस इसमें ये था, बस ये याद रखना है कि जब दो कारें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है चालों का योग होती है, ठीक है। और जब दो कारें मतलब कि सेम डायरेक्शन में होती है, उनकी सापेक्षिक चालों जो होती है उनका चालों का अंतर होती है, ठीक है ना। बस हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। सापेक्षिक चाल के लिए जाके 30, टाइम दिया है 4, 13 चौको 52, 520 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कुछ रेट लिखी थी, ज्यादातर वही रेट आती हैं जाके, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए, वह धन क्या है। देखो जब रेट, ठीक है ना, जब रेट अर्धवार्षिक है, ठीक है ना, तो जब रेट अर्धवार्षिक है, ठीक है, तो 10% से रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक। और 5% की रेट से जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना हो जाता है, वो 10.25% होता है। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोग डायरेक्ट याद कराई हैं जाके चीज़ें, ठीक। और ये डायरेक्ट ही याद रखना, अगर आप वहाँ निकालने लगे, ठीक है, तो बस ये समझ लेना आपका हो गया कल्याण, ठीक है। तो इनको आप डायरेक्ट याद रखना जाके, ठीक, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे पेपर, ठीक है। तो जैसे पेपर आप करना मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और कह रहे हैं 1 साल के वार्षिक साधारण ब्याज, और जो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा जाके 10% की दर से 1 साल का 10% होगा, ठीक। तो इन्हीं का डिफरेंस कितना है, 0.25% है। इनका डिफरेंस कितना है, 0.25%, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में 0.25% का मान कितना दे रहा है, वो 25 दे रहा है, ठीक। आपसे 100% का मान पूछ रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, परसेंट से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा और दशमलव हटा गया, यहाँ 2 0, 25 से 25 कैंसिल, तो 10,000 रुपये क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये मतलब कि मूलधन आ जाएगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बस डायरेक्ट आप लोग याद रखनी, वहाँ बस निकालने ना बैठ जाना, ठीक है। अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 1,25,000 थी, ठीक है। 1 वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या, ठीक है, 1.5 लाख हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो देखो 25,000 की वृद्धि हुई, ठीक है ना, क्योंकि 1,25,000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई, 1.5 लाख हो गई। 1,25,000 पर ही तो वृद्धि हुई ना जाके 25,000 की, ठीक।
तो परसेंटेज में चेंज करना है, 2 जीरो मतलब 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। 3 जीरो यहाँ से कट गए, 25 25 125, 25 गुणा किया 20%। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई जाके 20% हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 20%। अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यदि वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो वस्तु है, ठीक है, उसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 40% छूट। देखो जो 40% का हम लोग अगर फिक्सन वैल्यू निकाल लें तो वो 2/5 होता है। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं कि 40% छूट दी जाती है, मतलब कि ये जो 2/5 है ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है, और ये जो 2 है ये हमारी छूट है। ठीक, तो 5 पर जब 2 की छूट दी जाएगी तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, जाके 3 आ जाएगा ना विक्रय मूल्य। ठीक, अब वो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 5 की वैल्यू वो 1000 दे रहा है। ठीक, और 3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 5 दूनी 10, 200, और 3 दूनी 200, 600 हो जाएगा। ठीक, तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेट दिए हम लोग उसी से ही इस चीजों इनको कर लेंगे जाके। ठीक, तो ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को करना है जाके। ठीक है, और ऐसे ही आपको हल्के हल्के क्वेश्चन मिलेंगे जाके। अब देखो कह रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है, यदि लाभ 30% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखो जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है हमें हमेशा, ठीक है ना, वो सीपी और एसपी का डिफरेंस ही तो होता है ना। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि जो लाभ जो है उसको 30% का होता है। ठीक है ना, जो उसका अंतर है जाके। ठीक, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 30% का मान है वो कितना दिया, उसको 180 रुपये दिया। देखो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 180 रुपये है। यदि लाभ 30% है तो क्रय मूल्य कितना है। देखो हमेशा जो लाभ और प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रय और विक्रय मूल्य का डिफरेंस ही होता है। ठीक, तो हमें जो ये जो 180 रुपये दिया ये हमें 30% का मान दिया है, 180 रुपये, ये हमें कितनी का मान दिया, 30% का। अब हमसे कह रहे हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 36 18, तो 600 रुपये क्या आ जाएगा, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना कभी भी जब आपको ये कह दे क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है तो हमें प्रॉफिट या लॉस ही दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखो जब 6 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है 35 है, ठीक है, तो जो सबसे छोटी संख्या मान ली, बड़ी संख्या ए है और सबसे छोटी संख्या बी मान लिया, तो इनका जो योग होगा, ठीक है, अब ये क्या है, अब ये 2 संख्या है ना, तो इनका जो योग होगा वो औसत का क्या होगा जाके 2 गुना, मतलब क्या 35 का 2 गुना होगा। ठीक, याद रखना जाके। ठीक, कि इनका जो योग होगा वो 35 का 2 गुना ही, मतलब एवरेज का हमेशा 2 गुना ही होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है जाके, ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग करा चुका हूँ। ठीक है, मतलब इनके कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप एक बार पीछे के सारे जो प्रैक्टिस है ना, ठीक है, मैंने जो अभी तक कराए वो सारे कर लेंगे जाकर, जो भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक, आपको ये मतलब कि नहीं पूछने जरूरत पड़ेगी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज से, ठीक, 400 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि। तो SI बराबर फार्मूला लगा देंगे, SI इक्वल टू PRT अपान में 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 400, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट कितनी दी है 8, टाइम कितना कह रहा है, मासिक निकालना है ना, तो 1/12। ठीक, अब मासिक दो अगर 2 महीने पूछता तो 2/12। ठीक, मासिक का मतलब 1 महीने का ब्याज, 3 महीने पूछता 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है ना, जितने महीने पूछे उतने महीने ऊपर नीचे 12 लिख दोगे हमेशा। ठीक, यहाँ पे 100 आ जाएगा।
8 पंच 40 और 12 पंचे 60 और ये 2 जीरो और उधर 600। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा जाके 60,000 आ जाएगा। ठीक, तो राशि क्या हो जाएगी 60,000 हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि 6 घंटियां जो क्रमशः, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना रहता है। ठीक है, अगर इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आ जाए, 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। देखो 6 घंटियां हैं, ठीक है, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक, तो वो जो टाइम होता है जाके कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, वो इनका एलसीएम होता है। ठीक, वो इनका क्या होता है, एलसीएम होता है, वही टाइम। ठीक है, तो आप क्या करो, या तो इनका एलसीएम ले लो। ठीक, लेकिन आपको कभी अगर बीच में कोई अभाज्य नंबर मिल जाए, ठीक है ना, या कोई ऐसी संख्या मिल जाए, ठीक, आप हमेशा उससे ट्राई कर लो, फिर उसका एलसीएम ना निकालो। जैसे कि यहाँ पे 7 बिल्कुल आपको अलग नंबर दिख रहा है। ठीक, तो वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जो हमारा 7 से डिजिबल होगा जाके। ठीक, जब वो कहे कि वो एक साथ अब दोबारा कब बजेंगे जाके, ठीक, तब हमको ये करना रहता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन 167 है। ठीक है, और बी ऑप्शन हमारा है 168 और सी जो ऑप्शन है, ठीक है ना, ए ऑप्शन है हमारा 167। ठीक है, बी ऑप्शन जो हमारा है 168 और सी जो ऑप्शन है हमारा 176 और डी जो ऑप्शन है 186। अगर हम लोग 7 से चेक करें तो 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचेगा 27 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। अगर हम लोग बी को देखें 7 दूनी 14, 2 बचेगा 28, 7 चौको 28, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है 2 भी ऑप्शन मिल जाए। ठीक, अगर 2 ऑप्शन मिल रहा है तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 3 बजे 36 हो जाएगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 46, ये भी 7 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो इसमें देखो हमको इसका एलसीएम नहीं लेना पड़ा। ठीक, वरना आप लोग अगर इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक, तो पता है फिर कैसे होता जाके। ठीक, तो इस तरीके से करना रहता है जाके, बाकी एलसीएम जहां लेना है तो वहां लेना पड़ेगा जाके। ठीक, देखो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो हम लोग अगर जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तभी ये चीजें डिसाइड होती है कि कब हमको मतलब कि ऑप्शन से चेक करना है और कब हमको उसका कैलकुलेशन करना है। वो प्रैक्टिस से आपके अंदर चीजें आएंगी जाके। ठीक, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जाके वो चीज़ें अपने आपके अंदर उसी तरीके से आएंगी। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर सी कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को पूर्ण करने में ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखो कह रहे कि जो ए है, ठीक है, वो काम को करने में 50 दिनों का टाइम लेता है, और जो बी है 75 दिन, और जो सी है वो 20 दिन लेता है। ठीक, अगर हम लोग टोटल काम निकालें तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जाके, 6 बार डिवाइड होगा, मतलब क्षमता आ जाएगी। बी की क्षमता निकाले तो 4, सी की निकाले तो 15 दूनी 30। ठीक है, ठीक, 0 को 15 मतलब 15 आ जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए बी सी, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी सी मतलब कि वे एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक, अब जब ये 4 दिनों में ए बी सी 4 कितने, 15, 4, 19, 6, 25, 25 की क्षमता से 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 100 काम ये कर देंगे। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि शेष कार्य को पूर्ण करने में ए और बी द्वारा लिया गया कितना समय होगा। देखो अब शेष कार्य हम लोग इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, शेष काम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 बचेगा। अब इसमें से अगर हम लोग इसको घटा दें तो शेष काम हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इसी मतलब 200 काम को कह रहा है कि ए और बी कितना समय लेंगे जाके, तो ए और बी 10 की क्षमता से करेंगे जाके, 6, 4, 10, 0 कट के 20 दिन। ठीक, तो 20 दिन लेंगे जाके इसको करने में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि
देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे कह रहा है 6⁻75, ठीक है ना, बटे 5, ठीक, को 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात की। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 6 को 5 से भाग करोगे तो एक आ जाएगा शेषफल, एक की पावर 75, एक की पावर कितनी भी हो, ठीक, हमेशा एक ही आएगा, ठीक, तो शेषफल कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो जाके हमेशा वो 6 ही आएगा जाके, ठीक। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया, ठीक है। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस में से जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था। देखो जो साझेदार होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो हिस्से का मतलब जो लाभ होता है उनके द्वारा निवेश किए गए मतलब कि जो राशि होती है उसके अनुपात में होता है, ठीक। अगर हम लोग ये देखें कि जो ए बी सी है, ए बी रेशियो सी, ठीक। अब देखो ए क्या, ए और बी जो है ये 5 और 6 के रेशियो में राशि को निवेश करते हैं, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि सी जो है 2/3 राशि के बराबर, मतलब कि 6 महीने बाद, ठीक, मतलब ये दोनों तो 12 महीने तक रहेंगे और सी भी, बी भी 12 महीने तक रहेगा। अब जो सी है ये 6 महीने बाद मतलब कि 6 माह तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात की गई है, तो मतलब कि ए और बी क्या 12-12 महीने रहेंगे, सी 6 महीने बाद और 6 महीने। लेकिन ये कितनी राशि का निवेश करेगा, कह रहे हैं कि बी के द्वारा जो राशि निवेश की जाती है मतलब 6 के 2/3 के बराबर, तो 3 दूनी 6, तो ये 4 राशि का निवेश करेगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे जाके, अगर हम लोग 6 का या 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 बचेगा, 6 दूनी 12, ठीक, तो 5:6:2 ये जो हो जाएगा ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात होगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो इनके द्वारा जब ये राशि का अनुपात है, इनके द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात है, तो इनके द्वारा प्राप्त लाभों का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो भी इसी रेशियो में आएगा, ठीक। अब उसने ये बोला कि यदि सी उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं सी को, तो उसने 2 की वैल्यू कितनी दी है, 21,600 रुपये, ठीक। कहने का मतलब उसने 2 का मान दिया है 21,600, ठीक। अब वो पूछ रहा है वर्ष के अंत में उनका लाभ, तो वो तीनों का लाभ पूरा 6, 5, 11 तो 13, वो 13 का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखो इसको हम लोग कर देंगे जाके 108 और 2 जीरो, ठीक, 13×8 = 104 हो जाए, मतलब 2 0 4 करके कोई ऑप्शन हमारा होगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 2 0 4 करके 14 0 4 00, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कभी पूरा गुड़ा नहीं करते, जब गुड़ा करते जाएंगे देखो 13×8 = 104, मतलब कि 2 0 के बाद 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही है, इसमें 2 0 के बाद 4 है जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन क्या है। देखो जो अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 πr³, ठीक। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि 2/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे और r का मान कितना है, मतलब कि व्यास 21 है, त्रिज्या 21/2 हो जाएगी, ठीक है ना, इसका क्यूब। अब आप यहाँ से ये सोचो कि 7 तारीख 21 से 21 कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ठीक, और 1 से 22, मतलब कि अगर हम ये कह सकते हैं 11 आ रहा, ठीक, और नीचे ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि 11 ऊपर के 22 को काटते 11 से, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आप ऑप्शन से चेक करो 11 का मल्टीपल, ठीक है ना, हमेशा क्या करोगे ऑप्शन से 11 का मल्टीपल चेक करोगे। जैसे अगर हम ऑप्शन को देखे जाके 2 6 2 5.5 और बी ऑप्शन हमारा है 22 55.5, सी जो ऑप्शन हमारा है 19 25.5 और जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या है 24 25.5, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर हम लोग अल्टरनेटिव नंबर का
सम का डिफरेंस निकालें, ठीक, और वो 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है, ठीक। तो यहाँ से देखो 2 2 4 5 9, ठीक, इधर से नीचे से 9 आ रहा है, ऊपर से 6 5 11, ठीक, मतलब कि इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 और 11 का 2 आएगा, ना तो वो 0 ना ही कि 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही देखो 2 5 7 7 5 12, नीचे से 12 आ रहा है, अगर हम ऐसे देखें और ये अल्टरनेटिव नंबर ले तो 7 आ रहा है, तो 12 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना कि वो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, ठीक। 1 2 3 5 8 और 9 5 14, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस 6 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब देखो 2 2 4 5 9, नीचे से भी 9 ऊपर से भी 9, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, तो मतलब यही आंसर होगा। या तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। तो आप ऐसे ही हमेशा कीजिए जाके, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि नीचे कुछ कभी ऐसा नंबर ना बन जाए, ठीक, कि जो क्या करे, इसको काट दे जाके, ठीक है ना, यहाँ पे वो चीज़ देख, क्योंकि यहाँ तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या करे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है। यदि इस मिश्रण में से x लीटर जल मिलाया जाता है, यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम लोग एल्कोहल और जल का मिश्रण है, ठीक है ना, एल्कोहल ए फॉर एल्कोहल, डब्ल्यू फॉर वाटर, जल का मिश्रण है। अब कह रहा 60% की वैल्यू फिर क्या होती है, 3/5। अगर मिश्रण टोटल कितना है 5 है, उसमें एल्कोहल कितना है 3 है, तो पानी कितना होगा 2 होगा, ठीक। देखो 60% में 60% एल्कोहल है, तो जो नीचे की वैल्यू ये हमारा टोटल मिश्रण है, और जो ऊपर है जो कहता है कितने परसेंट, वो कह रहा है 60% एल्कोहल है, मतलब एल्कोहल क्या है, ऊपर वाली वैल्यू 3 है, और नीचे जो 5 वो हमारा टोटल मिश्रण है। तो जल टोटल में से 5 में से 3 जब एल्कोहल है तो जल कितना बचा, 2 बचा। अब वो कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है, मतलब कि इसमें अब जल मिलाया जाएगा, मतलब पानी मिलाया जाता है, ठीक, वाटर। तो ये मान लिया कि हमारा जो था ये हमारा ओल्ड रेशियो है, पुराना रेशियो। अब जब हम ये पानी मिला लेंगे तो यहाँ से एक न्यू रेशियो आ जाएगा कोई, ठीक। वो क्या कह रहे हैं, तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल, मतलब कि जब उसमें जल मिलाया जाता है नए बने मिश्रण में एल्कोहल का जो प्रतिशत है वो 40% हो जाता है, ठीक। तो जब 40% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है, मतलब जो अब एल्कोहल 2 हो जाएगा और टोटल मिश्रण में से पानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो ये कह रहा है, ठीक। वो कह रहा है ये जो मिलाई गई मात्रा है ये कितनी है, क्योंकि 2 से 3 हो गई, कुछ मिलाया गया है, 1 लीटर मान लिया पानी मिलाया गया तभी 3 हो गया, ठीक। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखना यहाँ क्या चीज़ मिलाई जा रही है, ठीक, और ये ध्यान रखना कि क्या चीज़ नहीं मिलाई है। देखो यहाँ पे मिलाया पानी जा रहा है, एल्कोहल तो नहीं मिलाया जा रहा, तो एल्कोहल हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक। दोनों को अगर हम लोग बराबर करेंगे 3 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 से हम लोग जब यहाँ 6 बनाने की इसमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 6 आ जाएगा। अगर हम लोग इसकी दूसरी चीज़ लिखें, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना आ जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर इसको बराबर, इधर भी 6 हो जाएगा, इधर 3 से 3 तरह का 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा पुराना रेशियो 6 4 10। अब 10 की वैल्यू उसने शुरू में कितनी दी है, कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में, ये हमारा पहले का जो मिश्रण है ना, 6 4 10 की वैल्यू कितनी दी है 80, 10 की वैल्यू दी है उसने 80, ठीक। मतलब 1 की वैल्यू 10 की वैल्यू उसने हमको कितनी दी है 80 दी है, मतलब किसका 8 गुना है, ठीक। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया जा रहा है पानी, क्योंकि अब तो एल्कोहल बराबर हो गया ना, 5 मिलाया जा रहा है, ठीक। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मिलाया जा रहा है तो इसका 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा 40, कहने मतलब 40 लीटर उसमें जल मिलाया जा रहा है जाके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना
कि जो चीज़ नहीं मिलाई जाती उसको हम लोग हमेशा बराबर करते हैं बस। ठीक, तो अब बात करेंगे हम लोग अपने